नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि ये एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज़ चला रहे थे। ठीक है, अभी इसके साथ ही मैंने पॉलिटी का भी एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने पॉलिटी के 2 लेक्चर डाल भी दिए हैं। तो अब आपको मैं हिस्ट्री और पॉलिटी क्या कर रहा हूँ, पैरेलली क्या कर रहा हूँ, एक साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो लोग अभी इस फील्ड में नए हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको जिनको चाहिए कि हमको एक प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नोट्स मिल जाता तो मेरा काम हो जाता, तो वो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि ये जो मेरे सीरीज़ है बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। सबसे अच्छी बात ये है कि मैं बहुत कम लिखवाता हूँ, और दूसरी चीज़ है मैं फ्लो डायग्राम की वजह से मतलब थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि मैं चीज़ों को कम करके नोट्स के फॉर्म में लिखवाता हूँ। तो आपको उसमें क्या होगा कि चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वही लिखनी पड़ेंगी, आपको कहानियाँ नहीं लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी क्या हुआ था कि ये लेक्चर जो मैं शूट कर रहा था, ये जो अभी कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने थोड़ा बहुत इसमें करा दिया था, तो बाद में पता चला मैंने क्या हुआ था, वो ये माइक का उसमें पिन ही नहीं लगाया, तो आधे घंटे की मेहनत वेस्ट हो गई। लेकिन फिर से स्टार्ट करते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हमने एंशिएंट हिस्ट्री में देखा है, क्या देखा था एंशिएंट हिस्ट्री में, हमने स्टार्ट किया था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। उसमें हमने एक साम्राज्य के बारे में स्टार्ट किया था। सबसे पहले मगध साम्राज्य में हमने हर्यक वंश देखा। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा हमने बातचीत किया था। फिर हमने शिशुनाग वंश देखा, उसके बारे में थोड़ी बातचीत की थी। देन हमने नंद वंश के बारे में भी थोड़ी सी क्या की थी, बातचीत की थी। ठीक है, उसके बाद बीच में थोड़ा सिकंदर के बारे में हमने जाना था कि क्या कैसे अब आया गया। उसके बाद आज का जो लेक्चर होने वाला है वो मौर्य वंश के बारे में होने वाला है। मौर्य वंश के बारे में इंटरेस्टिंग बातें ये हैं कि आपको ये टीवी चैनलों में, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे आपको देखेंगे राजनीति क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में क्या होता है, यूट्यूब चैनलों और टीवी चैनलों पर आपको बहुत ढेर सारे टीवी सीरीज़ या उस पर शोज़ वगैरह आपको मिल जाएंगे। अगर आपको थोड़ा अच्छा लगता है, टाइम है आपके पास, एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मौर्य वंश आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे कि क्या मतलब इनके बारे में डिटेल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमको इनके बारे में पता हैं, क्या क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, वो देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्या है ना, मौर्य वंश का सबसे पावरफुल, बोले तो एकदम बाहुबली टाइप मतलब वो था, राजा था। तो ये क्या है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के दे देता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके बारे में आप ज़रूर देखेंगे, इसका नाम पूछ लेगा, इसका कुछ भी पूछ लेगा, कहाँ कर रहा था, कितना जीता था, यही सब बारे में इसके उल्टा पुल्टा घुमा के क्वेश्चन, वो कहीं ना कहीं से आपको एक आध क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में मिल ही जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश का। ठीक है, इसके बारे में हमने देखते हैं मौर्य वंश का। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इतिहास में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि वो फिक्स नहीं होती है, हमको एग्जैक्ट पता ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ ऐसा था नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे पैदा हो रहे थे, खेल रहे थे और वहाँ जाके कोई खड़ा हो कैसे देख रहा था कि वो चंद्रगुप्त यहाँ हो, अच्छा गाँव ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, गाँव भलुआही यहाँ पर खड़े हो, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो उस टाइम किसी को तो पता नहीं था कि मतलब ये आगे चल के क्या बन जाएगा, तो किसी के पास इतना डिटेल नहीं है ना। तो आज की तरह डेट ऑफ बर्थ वाला सर्टिफिकेट चलता था कि भाई सर्टिफिकेट बना दो सरकारी हॉस्पिटल में, आज चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुआ है। ठीक है, आगे चल के काम आएगा, हिस्ट्री जब लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, यूपीएससी या यूपीपीएसएस वाले लोग, एसएससी वाले लोग इसको याद करेंगे, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो इतना सब कुछ कहानी, इतना सब कुछ ये आपको बताने का बस इतना मेरा मोटिव है कि इतिहास में कुछ चीज़ें क्या होती हैं वो विवादास्पद है। विवादास्पद का मतलब कि वो क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लियर नहीं। जैसे आपको भी पता होगा कि गांव में ऐसी कोई एक आध दो ज़मीन तो ज़रूरी ही होगी, या एक दो घर ज़रूर ऐसे बातों पर लड़ते होंगे कि कहते होंगे ये मेरा ज़मीन बैनामा है और ये मेरा ज़मीन बैनामा है। इस चीज़ के बारे में आप देखते होंगे कि आए दिन लड़ाई होती रहती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, क्लियर नहीं है, थोड़ा सा विवादास्पद है। कि बात अलग है कि जो बहुत चिल्ला के बोलता है कि ज़मीन मेरी है, उसका नहीं निकलता है। लेकिन वैसे ही इसमें ही है कि मौर्य वंश के बारे में, इनके मौर्य जी जो थे सबसे इनके बाहुबली टाइप जो इनके शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य पॉपुलर जो थे, उनके बारे में ना क्या इनके पैदा होने को लेके, ठीक है, इनके अस्तित्व के बारे में थोड़ी सी क्या है अभी हमारे इतिहास में क्या कह सकते हैं इसको, अनियमितता, या फिर क्या कि अभी पूरी डिटेल में जानकारी नहीं है। अब क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं वो हम आपको एक एक पॉइंट करके समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहले तो हम देखेंगे कि परिचय में कि भारतीय स्रोत क्या कहते हैं। भारतीय स्रोत का मतलब कि अपने यहाँ के जो बुक वगैरह लिखे हैं, पोथी पत्र लिखे गए हैं, ठीक है, ग्रंथ वगैरह, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या बताया गया है
और फिर हम देखेंगे कि विदेशों के लोग जो भारत में आते थे, ठीक है, घूमने टहलने मसाला वसाला खा पी के जाते थे, ठीक है, खजूर वजूर लेके आते थे, वो इनके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में परिचय देंगे वो है कि अब भारतीय स्रोतों के बारे में, कि भारत में जो स्रोत मिलते हैं ग्रंथ वगैरह, उसमें क्या इनके बारे में लिखा गया है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि मौर्य राजवंश का संस्थापक, ये तो पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे बाहुबली टाइप नेता है, सबसे बाहुबली नेता, सॉरी माफ़ करिएगा, कहाँ किन लोगों का मुंह पे नाम आ जा रहा है, मतलब पावरफुल वो क्या था, राजा था। कैसे हुआ? मौर्य राजवंश का उसने क्या किया था, मौर्य डायनेस्टी का क्या किया, इस्टेब्लिश किया, ठीक है, उसने मौर्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया और मौर्य राजवंश का वो संस्थापक बना। संस्थापक मतलब उसने ही क्या किया, स्टार्ट किया था कोई चीज़ स्टार्ट करना। जैसे कोई चीज़ कोई स्टार्ट करता है तो वो उसका संस्थापक हो जाता है, उसको बनाने वाला होता है। मान लो मान लो छग्गन समोसे मैंने कल से स्टार्ट कर दिया कि मैं छग्गन समोसे वाले हूँ और मैंने समोसा बनाना स्टार्ट किया, तो मैं छग्गन समोसे वाले के नाम से फेमस हो जाऊंगा, मैं उसको एस्टेब्लिश करूंगा, मैं उसका संस्थापक हो जाऊंगा। तो ऐसे ही आप समझिए कि उसने क्या किया था, मौर्य डायनेस्टी को बनाया था, स्टार्ट किया था। तो पहला तो क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट होगा कि भाई संस्थापक मौर्य वंश का, और इसको तो बच्चा जानता है, एग्जाम में 100 बार पूछा होगा, मैच द कॉलम में आ जाता है, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी अगर आप इसको याद कर लेते हैं। फिर आता है कि भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। मतलब ये कि भारत पहले क्या था ना, ऐसे छोटे छोटे देशों, छोटे छोटे राज्यों में से बटा हुआ था, ठीक है, छोटे छोटे 16 महाजनपद ऐसे थोड़े थे, छोटे छोटे राज्यों में क्या हुआ था, बटा हुआ था। सबसे पहले इसने अपने पावर से और थोड़ा वो जो चाणक्य जी थे उनकी थोड़ा सा उनकी खुरापात से इसने क्या किया था, सबसे पहली बार भारत को इसने क्या किया था, राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। मतलब सारे ऑलमोस्ट राज्यों को उसने जीत कर उसको एक छत्र के नीचे, मतलब खुद उस पर राजा बन के सम्राट की तरह इसने सबसे पहले एकबद्ध किया था। तो इसके बारे में ये हो गया पावरफुल, बहुत बड़ी बात है, भारत बहुत बड़ा है और उसको एकीकृत करना अपने आप में बड़ी टेढ़ी खीर है। तो अब देखिए इसके बारे में, इसके जन्म को लेकर क्या होते हैं, बहुत सारी क्या हैं विवाद हैं, बहुत सारे क्या होते हैं कि मिथ हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं। चलो, पहला मिथ ये है कि ये कहता है कुछ नंदराज का पुत्र विशल कुलहीन था। एक जगह हमको लिखा हुआ मिलता है, एक बुक हमने खोला, लाइब्रेरी गए हमने बुक खोला, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि नंदराज का ये लड़का था, विशल था, कुलहीन था। हमने कहा अरे बाप रे ये सब क्या है, हमने किताब उसका कवर पेज देखा तो हमने लिखा ये तो मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, मुद्रा राक्षस को लिखा है विशाखा दत्त ने। अच्छा, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, ये विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस कम से कम नहीं कुछ तो 50 बार आया होगा एग्जाम में, खास करके मैच द कॉलम में आता है, ठीक है, मैच द कॉलम को मिला है पीसेस वगैरह में, मैच द कॉलम, या फिर डायरेक्टली पूछ लेगा कि मुद्रा राक्षस इनमें से कौन है, या फिर आपको ऐसे पूछ लेगा इनमें से इसके रचयिता कौन नहीं है। आजकल ये भी क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है, तो आपको ये अगर याद रहेगा तो आप इसको कम से कम एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लेंगे। तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त है, ठीक है। तो हमने क्या हुआ कि एक बुक हम पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में, हमने देखा कि भाई इसमें लिखा था कि नंदराज का लड़का है ये, और वृषल है, कुलहीन है, इसके कुल या खानदान के बारे में कोई पता नहीं। हमने झट से देखा अरे भाई ये बुक कौन सी है, हमने जब कवर पेज देखा तो उस पर लिखा था क्या, उस पर लिखा था कि विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। हमने कहा अच्छा। फिर हमने लाइब्रेरी से दूसरी बुक निकाली, हमने देखा उस पर लिखा था कि उसमें हमने 2-4 पन्ने पलटे तो उसमें लिखा था कि राजकुल से संबंधित। हमने कहा अच्छा ये क्या, अभी तो हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि कुलहीन है। फिर हमने देखा कि उसका कवर पेज देखा तो उसमें लिखा था कि बौद्ध ग्रंथ है ये, और महाबोधि के अनुसार, महाबोधि हमने बौद्ध ग्रंथ उठा लिया था, उसमें ये लिखा हुआ था। फिर हमने तीसरे रैक में जाकर देखा, तीसरी बुक उठाई, उस पर लिखा, उसमें हमने 2-4 पन्ने पलटे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा था कि ये शूद्र उत्पत्ति, पहले शूद्र उत्पत्ति के बारे में बता देता हूँ। वर्ण व्यवस्था पे चलती थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, शूद्र, तो ये शूद्र उत्पत्ति थी। हमने फिर से कवर पेज देखा, हमने कहा कवर पेज में तो उसमें लिखा था बृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर। ये क्या हुआ था, इनके अनुसार क्या था, 2 बुक के अनुसार इसमें बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो शूद्र खानदान का था, ठीक है, उसको क्या थी, उत्पत्ति बहुत निम्न खानदान की थी, जिसके शूद्र उत्पत्ति कह सकते हैं, ठीक है। हमने कहा कि ये तो बड़ा लोचा है, एक ही आदमी के बारे में 3-3 डाटा दिया हुआ, तीनों अलग अलग, अब याद कैसे करेंगे। फिर हमने कहा कि चलो देखते हैं, फिर हम आगे बढ़े और एक नया रैक से एक नया बुक निकाला तो उसमें लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि मयूर पोषकों के ग्राम मुखिया की पुत्री का लड़का था, ठीक है। तो परसिस्ट बर्मन हेमचंद्रकृत, हमने किताब का कवर पेज देखा तो उस पर था कि परसिस्ट बर्मन हेमचंद्रकृत, हेमचंद ने परसिस्ट बर्मन लिखा था और उसमें मयूर पोषकों के ग्रंथ मुखिया की पुत्री का लड़का था। तो आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 जगह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 4 चीज़ें अलग अलग दी गई हैं, ठीक है। तो ये याद नहीं करना है, बस आपको एक बार रीड कर लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये 4 जो डिटेल उसकी उत्पत्ति को लेके थे, उसके मतलब उसके पैदा होने के लेके थे, वो क्या है कि 4 अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, ठीक। अब भारतीय स्रोत
तो हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं कि विदेशी स्रोत, जो विदेशी लोग आते थे यहाँ घूमने टहलने, वो क्या लिखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। पहला आदमी है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने उसको सैंड्रोकोटस बोला। चंद्रगुप्त मौर्य का विलियम जोन्स ने जो अपनी डायरी वगैरह जो भी बनाई होगी, जो भी बुक वगैरह लिखे थे, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को एज ए सैंड्रोकोटस, मतलब उसका चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सैंड्रोकोटस से उसने दिखाया था। ठीक है, तो ये जो सैंड्रोकोटस वर्ड है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सैंड्रोकोटस निम्न से किस भारतीय राजा को कहते हैं या किस नहीं कहते हैं। तो 3-4 ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें से एलिमिनेट करना है या फिर आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। फिर एरियन तथा प्लूटार्क ये भी क्या था, विदेशी था। इसने इसको चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा था। तो आप देखेंगे सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस सेम साउंड है, तो हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हो और कॉपी वगैरह हुआ हो। तो ये एंड्रोकोटस जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसने यूज़ किया था। फिर एक आदमी था जस्टिन। ठीक है, जस्टिन जो था वो उसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया हुआ है। इसका मतलब वो क्या था, जस्टिन जो था विलियम जोन्स सैंड्रोकोटस वाले जो था वर्ड से उससे सहमत था और उसने यहीं से कहीं से पढ़ा होगा। फिर ये जस्टिन ने बताया कि सैंड्रोकोटस और सिकंदर की भेंट का उसने उल्लेख अपने जो भी उसकी डायरी वगैरह था उसमें उसने अपना लिखा होगा इनकी भेंट के बारे में, कि ये दोनों मिले कैसे, क्या हुआ, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में देखा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण भारत की विजय का श्रेय तमिल ग्रंथ आहनानुसार और पूर्णानुसार में सूचित किया जाता है। मतलब जो दक्षिण भारत था, मैसूर तक इसके राज्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मैसूर तक जीता था, तो उसके जो विजय का श्रेय था वो तमिल ग्रंथ आहनानूर और पुरनानूर में सूचित किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट है कि सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना को परास्त किया। आपने पढ़ा ही होगा कि सेलुकस जो था वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर की उसकी एक बहुत खतरनाक सेना थी जिसको क्या करता था, लीड करता था सेलुकस जो था वो सिकंदर का सेनापति था। बाद में उसको क्या होता है, सेलुकस को कौन हराता है, चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं। और बाद में आपने सुना होगा तो उसकी बेटी से क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है। ठीक है, बाद में वो क्या दहेज में बहुत ढेर सारी जगह वगैरह उसको वापस कर देता है। अब ये जो पॉइंट है आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त जब मरा तो उसके साम्राज्य की क्या सीमाएं थी। ऐसे ही मैंने हड़प्पा सभ्यता में आपको एक डायग्राम बनवा के दिया था। आपकी बार जो 2023 में पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें आलमगिरी के बारे में पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पूर्व में कौन सा मतलब जगह था जो हड़प्पा कालीन से संबंधित था। तो ऐसे ही डायग्राम मैंने बनवाया था, वो क्वेश्चन आपकी बार डायरेक्टली इसमें पूछ लिया था। तो ऐसे ही ये भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय साम्राज्य सीमा क्या क्या थी। तो देखेंगे उत्तर में हिमालय की श्रृंखला तक, मतलब आप सोचिए कि इंडिया का जो मैप है उसमें उत्तर में हिमालय की श्रृंखला तक उसमें क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। और दक्षिण में मैसूर तक, उत्तर में हिमालय से नीचे लेके क्या होता है मैसूर तक। ठीक है, यहाँ तक उसका शासन था। पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में हिंदूकुश पर्वत तक। इसका मतलब ये था कि ऑलमोस्ट चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को जीत लिया था। ठीक है, इसीलिए तो उसने इसके पहले ही मैंने पॉइंट में बताया था कि इसने सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से क्या किया था, एकबद्ध किया था पूरे भारत को। तो आप ये मैप से इसको बता सकते हैं कि इस डायग्राम से आप बता सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब उसका पावर कहाँ तक था। ठीक है, उसने कहाँ कहाँ तक चीज़ों को जीत लिया था। अब साम्राज्य का विस्तार, इसका जो साम्राज्य का विस्तार था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से बड़ा था। मतलब जो बाद में अंग्रेजों ने जो भारत पे राज किया था जितना, उससे भी क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था वो बड़ा था। ठीक है, तो एक बार मैं मौर्य वंश फिर से आपको रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने मौर्य वंश में सबसे पहले जो उसके पावरफुल बाहुबली टाइप जो भी राजा था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने दो मतलब कहीं कहीं क्या होता है अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले हम इसके भारतीय स्रोत, मतलब जो भारत में हमारे स्रोत मौजूद हैं उसमें क्या होता है चंद्रगुप्त के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये था कि इसने मौर्य राजवंश का क्या था, मौर्य डायनेस्टी का क्या था, ये संस्थापक था। ठीक, दूसरी चीज़ बताई गई थी कि इसने सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। मतलब इसने कैसे भी करके चाणक्य के साथ मिलकर क्या किया था कि भारत की जब जितने भी ऑलमोस्ट साम्राज्य थे उसको क्या किया था, एकबद्ध किया था, चाहे वो जैसे भी इसने क्या किया था जीता हुआ था। फिर इसके बारे में पता चलता है कि ये नंदराज का पुत्र विशल कुलहीन, ये हमको मिलता है विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में लिखा हुआ मिलता है कि ये इसके बारे में कि ये नंदराज का लड़का था, कुलहीन था। ठीक, सेकंड पॉइंट हमको इसके बारे में फिर पता चलता है कि राजकुल से संबंधित था। ये बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ये राजकुल से संबंधित था। ठीक है, अभी इसके पहले हमने बताया कि कुलहीन था, तो दो चीज़ें क्या हो रही हैं, अलग अलग कन्फ्लिक्ट कर रही हैं। फिर इसकी उत्पत्ति के बारे में पता चलता है कि ये शूद्र खानदान से था। ठीक, और ये कहाँ मिलता है, बृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर के अनुसार।
फिर एक आदमी परसिस्ट बर्मन, मतलब हेमचंद्र होता है जिसने लिखा होता है परसिस्ट बर्मन, उसमें मिलता है कि मयूर पोस्को के ग्राम मुखिया की पुत्री का लड़का था ये। तो आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में ये 4 जगह पे 4 अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। आपको ये याद नहीं करना, बस आपको एक बार रीड कर लेना कि आपके दिमाग में रहे। फिर विदेशी परिचय में हम आपको बताते हैं कि विलियम जोन्स, इसने सर्वप्रथम क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस नाम से पुकारा था, या उसकी जो भी बुक वगैरह डायरी वगैरह होगा उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को एज सैंड्रोकोटस लिखा गया था। फिर एरियन और प्लूटार्क, उसने क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस बोला था, वो सैंड्रोकोटस बोला था, ये एंड्रोकोटस लिखा हुआ था। जस्टिन ने अपनी बुक में चंद्रगुप्त मौर्य और जिसको कि सैंड्रोकोटस बोलते हैं और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया था। जब वो लोग मिलते हैं तो उनकी जो आपस में बातचीत होती है उसका क्या होता है, उसने उल्लेख किया था। फिर दक्षिण भारत की विजय का जो श्रेय था वो तमिल ग्रंथ आहनानूर और पुरनानूर में सूचित किया गया, मतलब उसमें भी उल्लेख है। फिर सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक, जो उस समय सिकंदर का जो एक सेनापति बहुत खतरनाक था, डेंजरस था, वो उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। उसने क्या हुआ था कि उसकी एक खतरनाक सेना भी थी, उसको किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। बाद में उसकी बेटी से शादी वगैरह की थी। फिर अब ये जो एक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम स्टेज में होता है, जब वो मरता है, तो उसके मृत्यु के समय उसने क्या हुआ था, कितने भारत को जीता मतलब था, वो आप इस फ्लो डायग्राम से देख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि मैं जो हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ाया था उसमें भी मैंने ऐसे डायग्राम बनवाया था, और अब की ही साल 2023 में वो आलमगिरी करके एक क्वेश्चन आया था, उसमें उसको ऐसे ही पूछ लिया था। उसमें पूछा था कि आलमगिरी हड़प्पा सभ्यता कालीन में नहीं, उसमें पूछा था कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में सबसे पूर्वी हड़प्पा कालीन संबंधी कौन सा जगह थी, तो आलमगिरी उसका आंसर था। वैसे ही इसमें मृत्यु के समय साम्राज्य पूछा हुआ है, तो उत्तर में हिमालय की श्रृंखला तक, और दक्षिण में मैसूर तक, पूरब में बंगाल की खाड़ी तक, और पश्चिम में हिंदूकुश पर्वत तक। तो ये उस समय क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, जिसने कि ऑलमोस्ट लगभग आप देख सकते हैं कि पूरा इंडिया उसने जीता हुआ था। फिर साम्राज्य का विस्तार जो था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आए हुए भारत से भी बड़ा था, मतलब बाद में जो अंग्रेज लोग कब्जा करते हैं उससे भी बड़ा साम्राज्य क्या था उस समय, चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो आई होप आपको ये वीडियोस थोड़ी सी अच्छी लगी हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।